बार स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं हम लोग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपनी लॉ का, जो कि है प्लवन भार को परिभाषित कीजिए। प्लवन भार क्या होता है उसको परिभाषित करना है। जो प्लवन भार और जो स्थिर भार के बीच का हमें भेद भी बताना है और एक कौन सी परिस्थितियां हैं जब एक प्लवन भार एक स्थिर भार बन सकता है, ये भी बताना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कंपनी लॉ के पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं इस टॉपिक को, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमिका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। कंपनी लॉ यानी कंपनी लॉ में ऋण सुरक्षा का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कंपनी लॉ में जो ऋण सुरक्षा यानी कि लोन सिक्योरिटी का जो प्रश्न है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई कंपनी ऋण लेती है तो वह अपनी परिसंपत्ति यानी एसेट्स के ऊपर कोई ना कोई भार यानी कि चार्ज देती है ताकि लेनदार यानी क्रेडिटर को सुरक्षा मिले, ताकि जो लेनदार है उसके क्रेडिटर को क्या मिले, सुरक्षा मिले। ये भार दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर भार और एक होता है प्लवन भार। समझ में आया? यानी कंपनी लॉ में जो ऋण सुरक्षा का प्रश्न है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई कंपनी ऋण लेती है तो वह अपने परिसंपत्ति यानी एसेट्स के ऊपर कोई ना कोई भार देती है, तो अपनी परिसंपत्तियों के ऊपर कोई ना कोई भार देती है ताकि जो लेनदार है यानी जो क्रेडिटर है उसको सुरक्षा मिल सके। ये भार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर भार और एक होता है फिक्स चार्ज यानी कि होता है प्लवन भार यानी फ्लोटिंग चार्ज। इन दोनों का कंपनी की संपत्ति पर असर अलग अलग होता है। ठीक है, इन दोनों का कंपनी की संपत्ति पर अलग असर होता है और ऋण संरचना में इनकी भूमिका भी विशिष्ट होती है। कैसे होती है आइए जाओ। प्लवन भार की परिभाषा देखो भाई। सबसे पहले तो प्लवन भार क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। प्लवन भार एक ऐसा भार होता है जो कंपनी की परिवर्तनीय परिसंपत्ति हो, यानी कंपनी की जो है परिवर्तनीय परिसंपत्ति यानी फ्लक्चुएटिंग एसेट्स पर होता है, जैसे कि स्टॉक, कच्चा माल, मशीनरी, बैंक बैलेंस आदि, जिसका स्वभाव लगातार बदलता होता है। प्लवन भार एक ऐसा भार होता है जो कंपनी की जो परिवर्तनीय परिसंपत्तियां होती है, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गए, कच्चे माल हो गए, मशीनरी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, जिनका स्वभाव लगातार बदलता रहता है। यह तब तक प्लवन रहता है यानी फ्लोटिंग रहता है जब तक वह किसी निश्चित परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों पर केंद्रित होकर स्थिर नहीं हो जाता, और यह तब तक प्लवन रहता है, फ्लोटिंग रहता है जब तक वह किसी निश्चित परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों पर क्या नहीं हो जाता, केंद्रित होकर स्थिर नहीं हो जाता, तब तक क्या रहता है, प्लवन रहता है। लीगल डेफिनेशन देखेंगे तो यॉर्कशायर वूल कॉमर्स एसोसिएशन लिमिटेड 1903 में दिया गया था। तो यह फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज on a class of present and future assets of a company which class is constantly changing in an ordinary course of business। जो अभी मैंने को बताया वही चीज है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है यह परिसंपत्तियों के समूह पर लागू होता है। यह परिसंपत्तियों के समूह पर लागू होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों। यह कंपनी के सामान्य व्यापार संचालन में हस्तक्षेप नहीं करता। यह कंपनी के सामान्य व्यापार संचालन चल रहा है उसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता। जब तक क्रिस्टलाइज नहीं होता कंपनी संपत्तियों का उपयोग और हस्तांतरण कर सकती है, और जब तक यह क्रिस्टलाइज नहीं होता तब तक कंपनी संपत्तियों का उपयोग भी कर सकती है और ट्रांसफर भी कर सकती है। स्थिर भार की परिभाषा देखो भाई, अब डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड चार्ज की। स्थिर भार एक ऐसा भार होता है जो किसी विशेष और निश्चित परिसंपत्ति पर लागू होता है, जैसे कि एक मशीन, एक भवन या भूमि, किसी एक चीज पर केंद्रित होता है तो उसे स्थिर भार कहते हैं। ठीक है, और ये लगातार चीजें बदलती रहेंगी। ठीक है, ये मुख्य विशेषताएं देखो। तो यह परिसंपत्ति पहले से निर्धारित होती है। परिसंपत्ति क्या होती है? पहले से निर्धारित होती है। कंपनी उस परिसंपत्ति का हस्तांतरण लेनदार की अनुमति के बिना नहीं कर सकती, और जो कंपनी है उस परिसंपत्ति का जो हस्तांतरण है वो लेनदार की अनुमति के बिना, क्रेडिटर की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। ऋणदाता को संपत्ति के मूल्य की वसूली में प्राथमिकता मिलती है, और ऋणदाता को संपत्ति के मूल्य की वसूली में प्राथमिकता या प्राइमरीशिप मिलती है। प्लवन भार और स्थिर भार में अंतर देख लो भाई, डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग और फिक्स्ड चार्ज। तो इसका मापदंड यहाँ पे रखे हैं, ये स्थिर भार है और ये प्लवन भार है। लागू होने वाली संपत्ति ये विशिष्ट और निश्चित होती है, इसमें परिसंपत्तियों का समूह होता है। कंपनी का नियंत्रण में परिसंपत्ति पर सीधे नियंत्रण होता है, इसमें पूर्ण नियंत्रण होता है जब तक क्रिस्टलाइजेशन न हो जाए। क्रियान्वयन का समय देखें तो भार बनते ही लागू होगा और ये केवल क्रिस्टलाइजेशन पर लागू होगा। पंजीकरण की आवश्यकता इसमें अनिवार्य होती है, आरओसी के पास जाकर अनिवार्य है, यदि आरओसी के अधिकारों की प्राथमिकता देखें तो अन्य भारों के ऊपर प्राथमिकता होती है, इसमें फिक्स चार्ज के बाद होती है। लेनदार का अधिकार जो संपत्ति को जब्त कर सकता है, इसमें केवल क्रिस्टलाइजेशन के बाद ही जो भी कर सकता है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? जब प्लवन भार स्थिर भार बन जाता है, जब कोई विशेष परिसंपत्ति उत्पन्न
जब कोई विशेष परिस्थिति यानी कोई कंडीशन उत्पन्न होती है तो प्लवन भार एक स्थिर भार में परिवर्तित हो जाता है। तो प्लवन भार क्या होता है, एक स्थिर भार में परिवर्तित हो जाता है और इसे क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो इसे क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। परिस्थितियां जब, ये तो आप साइंस में ही पढ़ चुके होंगे, एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब क्या हो रहा है परिस्थितियां, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, परिस्थितियां जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो क्या होता है, कंपनी का परिसमापन यानी वाइंडिंग ऑफ कंपनी का परिसमापन देखें तो जैसे ही परिसमापन शुरू होता है, जैसे ही परिसमापन शुरू होता है, फ्लोटिंग चार्ज तुरंत क्रिस्टलाइज हो जाता है। तुरंत ही फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, स्थिर भार में छिड़ जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। डिफॉल्ट या ऋण की शर्तों का उल्लंघन हो जाए, यानी कि यदि कंपनी भुगतान में चूक करती है तो लेनदार भार को क्रिस्टलीकृत कर सकता है। यदि जो कंपनी है वो भुगतान में चूक करती है, शर्तों का उल्लंघन करती है, तो लेनदार क्रेडिटर होगा, भार को क्रिस्टलीकृत कर सकता है। रिसीवरशिप की नियुक्ति देखें तो जब कोर्ट या लेनदार रिसीवर नियुक्त करता है, जब कोई कोर्ट हो या लेनदार हो कोई रिसीवर नियुक्त करता है तो फ्लोटिंग चार्ज स्थिर भार में बदल जाता है। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, स्थिर भार में बदल जाता है, स्थिर भार में बदल जाता है। कंपनी की गतिविधियां देखें तो कंपनी की गतिविधियां बंद होना, कंपनी की गतिविधियां बंद होना, इसमें देखें तो क्या कह रहा है कि जैसे ही कंपनी व्यापारिक संचालन रोक देती है, जैसे ही कंपनी क्या करती है, अपना व्यापारिक संचालन रोक देती है, उसका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड बन जाता है। तो उसका फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, वो फिक्स्ड बन जाता है। समझौते के अनुसार स्वतः क्रिस्टलीकरण, समझौते के अनुसार क्या होता है, स्वतः क्रिस्टलीकरण होता है। कई बार लोन एग्रीमेंट में यह शर्त रहती है कि यदि कोई विशेष घटना घटे तो फ्लोटिंग चार्ज स्वतः स्थिर बन जाएगा। भारतीय कानून में देखें तो फ्लोटिंग चार्ज की मान्यता देखें या रिकॉग्नाइजेशन देखें अंडर इंडियन लॉ, तो भारत में कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कहा गया सेक्शन 77 के अंतर्गत 77 के अंतर्गत सभी चार्ज फिक्स्ड या फ्लोटिंग का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आवश्यक है। और सेक्शन 79 यदि चार्ज पंजीकृत नहीं है तो वह असत्य मानी जाएगी, फॉल्स मानी जाएगी और ऋणदाता को वरीयता जो होगी वो नहीं मिलती है। केस लॉ देख लो तो ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्रा पेपर मिल्स देखें और गुंटूर पेपर मिल्स वाला मैटर देखें तो कोर्ट ने माना कि पंजीकरण के बिना फ्लोटिंग चार्ज लागू नहीं माना जाएगा, क्योंकि पंजीकरण के बिना जो है फ्लोटिंग चार्ज बिल्कुल भी लागू नहीं माना जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज की वैधानिकता और न्यायिक व्याख्या देखें, फ्लोटिंग चार्ज की वैधानिकता और न्यायिक व्याख्या देखें तो जुडिशियल व्यू और फ्लोटिंग चार्ज देखें तो लीडिंग केस ये है कि यॉर्कशायर वूल कॉमर्स एसोसिएशन लिमिटेड वाला मैटर की यह केस फ्लोटिंग चार्ज की व्याख्या का आधार बना। कोर्ट ने इसे एक ऐसा भार कहा जो किसी बदलते हुई परिसंपत्तियों के समूह पर होता है। फिर इलिंगवर्थ वर्सेस हाउल्सवर्थ 1904 जगह तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि प्लवन भार कंपनी के व्यवसाय के संचालन में बाधा नहीं डालता जब तक वह क्रिस्टलाइज ना हो जाए। प्लवन भार ऐसा होता है वो फ्लोटिंग हो, मतलब उसमें तब तक वो कंपनी उसमें सब कुछ काम कर सकती है जब तक क्रिस्टलाइज होकर स्थिर भार नहीं बन जाता। सिंडिकेट बैंक वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड एयर वाला 1994 वाला मैटर है कोई, उसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्लवन भार तब तक लचीला होता है जब तक वह क्रिस्टलाइज नहीं होता है। फिर फ्लोटिंग चार्ज का महत्व देखो, इंपोर्टेंस ऑफ देखो फ्लोटिंग चार्ज की, यह लेनदार को संपत्तियों की गिरवी रखे बिना सुरक्षा देता है, यह लेनदार को संपत्तियों को गिरवी रखे बिना तो सुरक्षा देता है सबसे पहले तो, और कंपनी को व्यापार की लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लंबी अवधि के फाइनेंस हेतु उपयुक्त होता है। उच्च प्राथमिकता के ऋणदाता इसे पसंद करते हैं क्योंकि यह एक वर्ग की सभी परिसंपत्तियों को कवर करता है, क्योंकि यह एक वर्ग की जितनी भी परिसंपत्तियों ने सभी कवर करता है, क्योंकि जो उच्च प्राथमिकता के जो ऋणदाता होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो लोन देने वाले होते हैं, वो इसे पसंद करते हैं फ्लोटिंग चार्ज को, प्लवन भार को। फ्लोटिंग चार्ज की सीमाएं देख लो, लिमिटेशन देख लो, तो यह फिक्स चार्ज के बाद आता है, इसलिए लिक्विडेशन में प्राथमिकता नहीं मिलती है। यदि चार्ज पंजीकृत नहीं है तो यह कानूनी रूप से मान्य भी नहीं होता और क्रिस्टलीकरण की स्थिति में कंपनी का लचीलापन इसमें समाप्त हो जाता है। फ्लोटिंग चार्ज से जुड़े व्यवहारिक उदाहरण देख लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो। उदाहरण देखो, रिलायंस लिमिटेड ने 50 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लोन लिया और अपने गोदाम के स्टॉक पर फ्लोटिंग चार्ज दिया। अपने गोदाम का एक स्टॉक है उस पर क्या दे दिया, फ्लोटिंग चार्ज दिया।
जब कंपनी ने ऋण का भुगतान नहीं किया तो बैंक ने इसे क्रिस्टलाइज कर दिया और एक स्थिर भार बना दिया और स्टॉक को जब्त कर लिया। जो उसका वो स्टॉक गोदाम था उसे क्या कर लिया, जब्त कर लिया। समझ में आया। फिर एक और उदाहरण देख लो, एक टाटा इंडस्ट्रीज ने 100 करोड़ का एक टर्म लोन मशीनरी के लिए लिया गया, एक लोन लिया, उसे फिक्स चार्ज पे दिया, ले लिया उस पर फिक्स चार्ज दिया, परंतु इसके अलावा रॉ मटेरियल पर फ्लोटिंग चार्ज था। लेकिन जो रॉ मटेरियल था उस पर क्या था, एक फ्लोटिंग चार्ज था। लिक्विडेशन के समय फिक्स चार्ज वाले ऋणदाता को पहले भुगतान हुआ। तो लिक्विडेशन के समय क्या हुआ, समय फिक्स चार्ज वाले ऋणदाता को पहले भुगतान हुआ। फ्लोटिंग चार्ज की प्राथमिकता देखें, आप प्रायोरिटी देखें फ्लोटिंग चार्ज की, कि लिक्विडेशन के समय प्राथमिकता निम्न पर होती है, कर्मचारियों का बकाया वेतन, गवर्नमेंट ड्यूटीज ड्यूज टैक्सेस हो गए, फिक्स चार्ज होल्डर्स हो गए, फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स हो गए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। तो इन सबको क्या रहती है, सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है फ्लोटिंग चार्ज के बाद। फ्लोटिंग चार्ज का समाप्त होना है, एक्सटिंग्विशमेंट होना फ्लोटिंग चार्ज का। फ्लोटिंग चार्ज समाप्त हो सकता है यदि ऋण चुकता हो जाए, यदि क्रिस्टीकरण हो और परिसंपत्ति जब्त कर ली जाए, यदि कोर्ट द्वारा निर्देशित किया जाए तो इसे क्या हो सकता है, ये खत्म भी हो सकता है। सुझाव देखो, सजेशन देखो, तो कंपनियों को फ्लोटिंग चार्ज की जानकारी आरओसी के समय पर दर्ज करानी चाहिए। लेनदारों को लोन एग्रीमेंट में क्रिस्टलाइजेशन की स्पष्ट शर्तें रखनी चाहिए। बोरोवर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि फ्लोटिंग चार्ज के कारण व्यवसाय पर संकट की स्थिति आ सकती है। ठीक है, तो लेने वाले हैं ऋण। और कंक्लूजन देखते हैं, तो प्लवन भार कंपनी में एक लचीला और प्रभावी वित्तीय साधन है जो कंपनी को ऋण लेने में मदद करता है, जबकि उसे अपने व्यवसाय संचालन में बाधा नहीं होती। परंतु जैसे ही कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो डिफॉल्ट या परिसमापन या भार स्थिर बन जाता है और कंपनी की परिसंपत्तियों पर ऋणदाता का सीधा नियंत्रण हो जाता है, तो भारतीय न्यायालयों ने इस अवधारणा को मान्यता दी है कि और इसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और कंपनीज एक्ट के अनुरूप व्याख्यात भी किया है। इस प्रकार यह विषय न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी कंपनी के वित्तीय ढांचे में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आखिरी में यहाँ पे हम लोग का रिवीजन चार्ट या संक्षिप्त सारांश बसता है। जब फिक्स चार्ज रखते हैं, जब प्लवन भार रखते हैं, संपत्ति का प्रकार में निश्चित परिसंपत्ति, उसमें परिवर्तनीय संपत्ति होती है। व्यापार संचालन प्रभाव देते हैं, इसमें बाधित करता है, ये बाधित नहीं करता है। पंजीकरण अनिवार्य है, इसमें भी अनिवार्य है। प्राथमिकता अधिक है, इसमें कम रहती है। समाप्ति देखें तो ऋण भुगतान पर होती है, क्रिस्टलाइजेशन पर इसकी समाप्ति होती है। कानूनी स्थिति देखते हैं तुरंत लागू होता है, क्रिस्टलाइजेशन पर ही लागू होता है। और यहाँ पे हम लोग का प्लवन भार, स्थिर भार आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड ला के एक दो वीडियो को देखना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही आपके कंपनी लॉ के वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।